हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारा सतत विकास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले देखेंगे ये क्या होता है। सरल शब्दों में देखें तो सतत विकास का मतलब क्या है। विकास की ऐसी गति। क्या है विकास की ऐसी गति जो आज की हमारी जो जरूरतें हैं। विकास की ऐसी गति जो आज की हमारी जरूरतों को भी पूरा करे, लेकिन भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन, इनके लिए संसाधनों जैसे हमारे कोयला, पेट्रोल, पानी, जंगल, इनको भी खत्म ना करे। उसे हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। तो विकास की ऐसी गति जो आज की हमारी जरूरतों को भी पूरा करे, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को भी खत्म ना करे, उसे हम कहेंगे सतत विकास। बात करें, अगर हम आज ही सारा पानी और ईंधन खत्म कर देंगे, अगर हम क्या आज ही क्या सारा का सारा पानी और ईंधन को खत्म कर देंगे, तो हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए टिकाऊ विकास या फिर संधारणीय विकास भी इसे कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास भी कहा जाता है, जो लंबे समय तक टिक सके। इसलिए इसे क्या कहेंगे, संधारणीय या टिकाऊ विकास कहेंगे। बात करें, इसकी शुरुआत होती है हमारे कहीं से, बर्टलैंड आयोग से। किससे? बर्टलैंड आयोग से इसकी शुरुआत होती है। कब के? 1987 के। सतत विकास शब्द दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से लाने का श्रेय किसको जाता है? बर्टलैंड आयोग को जाता है। गठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में, कब? 1983 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, WCED, इसका गठन किया गया था। कब? हमारे 1983 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, इसका गठन किया था। और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम बर्टलैंड, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? ग्रो हरलेम हमारे बर्टलैंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए इसे बर्टलैंड आयोग कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। कब? 1987 में। तो 1987 में इस आयोग ने अपनी एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था ओवन कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा साझा भविष्य। और इस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की परिभाषा दी गई थी, जो आज क्या पूरी पूरी दुनिया मानती है। बात करें हमारे फिर 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन था, उसके अंदर एजेंडा 21 दिया गया था। तो बर्टलैंड रिपोर्ट के 5 साल के बाद में जब रिपोर्ट आ गई थी, तो उसके 5 साल बाद 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में सतत विकास को लागू करने के लिए क्या, सतत विकास को लागू करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं। बात करें इसमें 21 का अर्थ क्या था। 21 का अर्थ था लगभग, मतलब 21वीं सदी है। ये 21 का मतलब क्या, 21वीं सदी है। और ये हमारे 21वीं सदी में पर्यावरण को बचाने का एक ब्लूप्रिंट था। ये क्या 21वीं सदी में पर्यावरण को बचाने का एक ब्लूप्रिंट था। इसकी विशेषता क्या थी कि ये कोई कानून नहीं था। ये क्या कोई कानून नहीं था जिसे मानना मजबूरी हो, बल्कि ये क्या दुनिया भर के देशों के लिए एक स्वैच्छिक कार्य योजना थी, एजेंडा 21, जिसके 4 भाग थे। कितने? 4 भाग थे। उसकी बात करें तो सामाजिक और आर्थिक आयाम। पहला भाग क्या था? सामाजिक और आर्थिक आयाम, जिसका मतलब था गरीबी दूर करना, स्वास्थ्य सुधार करना। दूसरा, संसाधनों का संरक्षण, मतलब जंगलों, नदियों और वायुमंडल को बचाना। तीसरा आयाम था हमारा, या डायमेंशन की बात करें तो प्रमुख समूह की भूमिका, जैसे महिलाओं, बच्चों, किसानों और गैर सरकारी संगठन, NGO, उनको फैसले लेने में शामिल करना। और चौथा था हमारे क्रियान्वयन के साधन, मतलब इन कामों के लिए पैसा, मतलब फाइनेंस और नई तकनीक कहाँ से आएगी, इसकी व्यवस्था करना। तो हमारे क्या एजेंडा 21 का भाग था। और ये भी हमारे सतत विकास से संबंधित है, हमारा एजेंडा 21। अब हम बात करें सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ। कितने? 3 प्रमुख स्तंभों की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 3 स्तंभों या आयामों पर आधारित माना जाता है हमारे सतत विकास को। और इनमें से एक भी कमजोर होता है तो विकास गिर जाएगा। और इन्हें कॉर्पोरेट जगत और अर्थशास्त्र में 3 Ps कहा जाता है। 3 Ps का मतलब पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। तीनों की बात करेंगे, तीनों को हम क्या बोलते हैं? 3 Ps कहते हैं। और इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो विकास नहीं होगा। पहले पी की बात करते हैं, तो ये तो हमारे क्या थे, 3 P थे। तो स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ आता है हमारे कौन सा? सोशल। मुख्य फोकस है पीपल, मतलब लोग और समाज। इसका उद्देश्य क्या है? हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी को समान अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सुरक्षा मिल सके। इसमें हमारे गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, मानवाधिकारों की रक्षा और एक न्याय संगत समावेशी संस्कृति का निर्माण शामिल किया गया है। किसमें? सामाजिक हमारे पिलर है, जिसका मुख्य फोकस क्या है? लोग और समाज, जिसे पीपल कहते हैं। दूसरा हमारा पिलर कौन सा आता है? पर्यावरण, जिसे एनवायरमेंटल कहते हैं। एनवायरमेंटल की बात करें तो इसमें हमारे प्लेनेट आता है, मतलब पृथ्वी और प्रकृति। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारा स्वच्छ जल, वायु, वन, इनका संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना। क्या हमारे स्वच्छ जल, वायु और वन, इनका संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना। जलवायु परिवर्तन से निपटना भी इसका उद्देश्य है। तो क्या क्या उद्देश्य है इसका? हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना।
वो ये मानते हैं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम और जैव विविधता को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा विकास कैसा होना चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा डायमेंशन आता है हमारा कौन सा? आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, जिसमें हमारा देखा जाता है किसको? प्रॉफिट को। किसको देखा जाता है? प्रॉफिट को। जिसका मतलब ये है कि केवल मुनाफा कमाना काफी नहीं है। क्या इसका अर्थ केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करना है जो कैसा हो? दीर्घकालिक को लंबे समय तक हमारे लिए कार्य कर सके। इसमें हमारे नए रोजगार के अवसर पैदा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग करते हुए क्या? संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। तो हमने इसके तीनों डायमेंशन देख लिए कौन कौन से? सामाजिक, जिसमें फोकस किया जाता है पीपल पे। दूसरा डायमेंशन हमारे पर्यावरण, जिसमें फोकस किया जाता है प्लेनेट पे। और तीसरा डायमेंशन हमारा आर्थिक, जिसमें फोकस किया जाता है हमारे प्रॉफिट पे। अब बात करें तीनों के बीच में संतुलन होना क्यों जरूरी है। तो सतत विकास की वास्तविक प्राप्ति तभी संभव है जब इन तीनों स्तंभों के बीच में एक सही संतुलन स्थापित हो। यदि हम केवल आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे तो पर्यावरण की अनदेखी करेंगे तो विकास लंबे समय तक नहीं टिकेगा, जैसे हमारे जलवायु संकट आ गया है। और यदि हम केवल पर्यावरण को बचाते हैं लेकिन रोजगार और अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे तो समाज में गरीबी और असमानता फैल जाएगी। इसीलिए तीनों के बीच में संतुलन आवश्यक है। इसलिए तीनों के एक साथ मिलाने पे क्या? तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक टिकाऊ, रहने योग्य और न्याय संगत भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सतत विकास की कौन कौन सी बाधाएं आती है और उनके समाधान की बात करें। बाधाओं की बात करें तो अब सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या विस्फोट। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है संसाधनों पे उतना ही बोझ आ रहा है। जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारे क्या? संसाधनों पे बोझ बढ़ रहा है। फिर तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकरण की बात करें तो कारखानों और शहरों को बसाने के लिए क्या? कारखानों और शहरों को बसाने के लिए अंधाधुंध हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, मतलब निर्वनीकरण। दूसरी समस्या हमारी क्या आती है? तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकरण। तीसरी समस्या आती है हमारे क्या? रसायनों का प्रयोग, मतलब खेती में कीटनाशकों ने मिट्टी और भूजल को जहरीला कर दिया है। क्या? खेती ने में हमारे कीटनाशक और मिट्टी ने क्या है? मिट्टी और भूजल को जहरीला कर दिया किसने? कीटनाशकों ने। इस समाधान की बात करें कैसे हम इनका समाधान कर सकते हैं, तो हमें जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल इनको छोड़ करके क्या करना चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही क्या हमारी जनसंख्या को नियंत्रित करके प्रकृति की सहन क्षमता के भीतर लाना होगा, जनसंख्या को सीमित करके। तो ये हमारा कुछ छोटा सा उपाय था। अब हम बात करेंगे सतत विकास के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए थे उनकी बात करें। तो 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद दुनिया के देशों ने हर 10 साल में इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया था। हर 10 साल में इकट्ठा होंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। पहला होता हमारा कौन सा? जोहान्सबर्ग 2002 में। रियो 10 प्लस की, रियो प्लस 10 की बात करें, ये हमारे कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में। चूंकि हमारे रियो सम्मेलन में ठीक 10 साल बाद हुआ था इसलिए इसे रियो प्लस 10 भी कहते हैं। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका मुख्य काम क्या था? ये देखना कि देशों ने एजेंडा 21 को कितना लागू किया है। क्या एजेंडा 21 को कितना लागू किया है ये देखने का काम तुम्हारा रियो प्लस 10 में। फोकस की बात करते हैं इसमें 5 चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। किन-किन पे? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और जैव विविधता। हमारी 5 चीजें जिन पे इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया। कौन-कौन सी? वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड बायोडायवर्सिटी, इस पे जोर दिया गया। दूसरा आता है हमारा कौन सा? रियो प्लस 20 सम्मेलन जो हमारा 2012 में होता है। स्थान की बात करें तो 20 साल बाद दुनिया के नेता फिर से हमारे ब्राजील के रियो में इकट्ठा होते हैं, जिसे रियो प्लस 20 कहते हैं, जिसका मुख्य दस्तावेज क्या जारी होता है? इस सम्मेलन के अंत में एक रिपोर्ट जारी होती है जिसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर होता है। इसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, वह भविष्य जो हम चाहते हैं। बात करें इसके अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। नया कॉन्सेप्ट क्या था? तो इस सम्मेलन में दुनिया के सामने हरित अर्थव्यवस्था का विचार रखा गया। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो कार्बन का उत्सर्जन ना करे। ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमारे क्या? कार्बन का उत्सर्जन ना करे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना गरीबी को दूर कर सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो कार्बन का उत्सर्जन ना करे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्या? गरीबी को दूर कर सके। ये विचार लाया गया। तो इसी सम्मेलन की नींव पे बाद में 2000 से 2015 के बीच में एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाए गए और 2015 से 2030 के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लाए गए थे। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले आते हैं कौन से? एमडीजी। एमडीजी मतलब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये लक्ष्य हमारे सन 2000 से 2015 के लिए तय किए गए थे। इनका मुख्य ध्यान क्या था? विकासशील देशों में अत्यधिक गरीबी को कम करना। कि विकासशील देशों में अत्यधिक गरीबी है उसको कम करना था। इसमें टोटल 8 लक्ष्य रखा गए, 21 उपलक्ष्य और 60 संकेतक रखे गए थे। कितने? 8 तो लक्ष्य, 21 उपलक्ष्य और हमारे 60 संकेतक रखे गए थे किसमें? एमडीजी में। बात करें 8 लक्ष्य कौन कौन से थे। पहला हमारा अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन। दैनिक आय को $1 से कम पर जीने वाले लोगों की संख्या आधी करना।
ऐसे व्यक्ति जो रोज $1 से कम कमाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या आधी से कम करनी है। फिर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो दुनिया के सभी बच्चों, चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मतलब 5वीं तक। फिर लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़के और लड़कियों के बीच में, फिर शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर को मिटाना। फिर चौथा आता है बाल मृत्यु दर को कम करना, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 2/3 की कमी लाना चौथा लक्ष्य था। पांचवा था मातृ मृत्यु दर में सुधार, तो प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में 3/4 की कमी लेके आना हमारे क्या पांचवा लक्ष्य था। छठा लक्ष्य आता है हमारे कौन सा, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला। तो इन जानलेवा बीमारियों के प्रसार को रोकना और उन्हें वापस मोड़ना। फिर हमारा सातवां लक्ष्य आता है पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। क्या पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, तो सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता तक लोगों की पहुंच को बढ़ाना। आठवां लक्ष्य आता है हमारा क्या विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, तो व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को या व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को निष्पक्ष बनाना और गरीब देशों की मदद करना। तो MDG के हमारे 8 लक्ष्य थे। अब हम बात करेंगे किसकी, SDG के बारे में। SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे। तो जब हमारे 2015 में MDG की समाप्ति हुई तो उनकी जगह हमारे SDG ने ले ली और इन्हें एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें 2015 से 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य है और ये लक्ष्य हमारे गरीब और अमीर दोनों देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। SDG हमारे क्या गरीब और अमीर दोनों पे समान रूप से लागू होते हैं। इसमें हमारा 17 तो लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य हैं। 17 तो लक्ष्य हैं और 169 क्या है उपलक्ष्य हैं, मतलब सब टारगेट्स हैं। बात करें इनकी कुछ कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी आती है सामाजिक लक्ष्य, जो गोल सोशल गोल्स जो 1 से 6 तक है। तो ये लक्ष्य क्या हमारे मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं और अधिकारों से जुड़े हुए हैं। जैसे एसडीजी नंबर 1 है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, मतलब नो पॉवर्टी, दुनिया भर से हर रूप में गरीबी को खत्म करना। दूसरा लक्ष्य आता है भूखमरी की समाप्ति, मतलब जीरो हंगर, तो भूख को खत्म करना। खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा हमारा लक्ष्य आता है एसडीजी 3, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, मतलब गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। एसडीजी 4 आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, तो सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। क्या? सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। एसडीजी 5 आता है लैंगिक समानता, मतलब जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और उनके साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाना। एसडीजी 6 आता है साफ पानी और स्वच्छता, मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इस तरह हमारे सामाजिक बोलते हैं 1 से 6 तक। फिर 7 से 12 आते हैं हमारे क्या आर्थिक लक्ष्य, इकोनॉमिक गोल्स 7 से 12। ये लक्ष्य हमारे रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। एसडीजी 7 आता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, मतलब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी के लिए आधुनिक, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब जो उनकी नवीकरणीय ऊर्जा है वहां तक पहुंच सुनिश्चित करना। एसडीजी 7 आता है। एसडीजी 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास, मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास के साथ क्या निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास के साथ साथ सभी के लिए सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देना। एसडीजी 9 की बात करें, एसडीजी 9 क्या कहता है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, क्या उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मजबूत बुनियादी ढांचे जैसे हमारे सड़कें, पुल, आईटी, इनका निर्माण करना और औद्योगिकरण और नवाचार को, मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देना। एसडीजी 10 आता है असमानता में कमी, मतलब रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, तो देशों के भीतर और दो देशों के बीच, या देशों के भीतर और दो देशों के बीच आय और अवसर की असमानता को कम करना। क्या? आय और अवसरों की असमानता को कम करना एसडीजी 10 आता है। एसडीजी 11 क्या कहता है टिकाऊ शहर समुदाय, मतलब सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करें तो शहरों को सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। क्या? शहरों को सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना, जैसे हमारे स्मार्ट सिटी और प्रदूषण मुक्त परिवहन। एसडीजी 12 आता है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करें, हम जो भी पैदा करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनमें हमारे संसाधनों की बर्बादी को रोकना। क्या? हम जो भी पैदा करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या संसाधनों की बर्बादी को रोकना, जिसे 3R कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इसको अपनाना एसडीजी 12 में आता है। तो हमने इकोनॉमिक वाला सेक्शन देख लिया। अब आता है पर्यावरणीय लक्ष्य, मतलब एसडीजी हमारे 13 से 15 तक आते हैं। तो ये लक्ष्य हमारी पृथ्वी, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को बचाने के लिए है। जिसमें एसडीजी 13 आता है जलवायु कार्रवाई, मतलब क्लाइमेट एक्शन, तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए। क्या? जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना, जैसे हमारे पेरिस समझौता है। एसडीजी 14 आता है हमारे पानी के लिए, पानी के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर,
तो महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों, क्या महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों जैसे मछलियां, प्रवाल भित्तियां, इनका संरक्षण करना एसडीजी 14 में आता है। एसडीजी 15 की बात करें, भूमि पर जीवन, लैंड ऑन लाइफ ऑन लैंड, तो जंगलों को बचाना, मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकना और जैव विविधता को नुकसान को उलटना, क्या जैव विविधता का जो नुकसान है उसको उलटना इसका लक्ष्य है। किसमें? एसडीजी 15 मतलब भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। फिर बात करें संस्थागत और सहयोग लक्ष्य, जो इंस्टीट्यूशनल एंड पार्टनरशिप गोल की बात करें तो एसडीजी गोल नंबर 16 और 17 आते हैं। तो ऊपर दिए गए 15 लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक दुनिया में शांति और देशों के बीच सहयोग ना हो। इसके लिए आता है एसडीजी नंबर 16, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह संस्थाएं बनाना। क्या? भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह संस्थाएं बनाना एसडीजी नंबर 16 आता है। एसडीजी नंबर 17 की बात करें, लक्ष्य के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो इन सभी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक सहयोग मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करना और विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को तकनीक और पैसा उपलब्ध करना हमारे एसडीजी नंबर 17 में आता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।